दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अगली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के जरिए पांव जमाने में लगी आम आदमी पार्टी खुद केजरीवाल कर रहे हैं निगरानी। जी हम बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की खुद समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल ने खुद चुनाव की तैयारियों की निगरानी करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल खुद हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश से आने वाले फीडबैक, कार्य योजना आदि की समीक्षा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के प्रदेश दौरे भी तय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी तैयार कर ली है और पार्टी ने 107 प्रत्याशियों की पहली सूची पहले ही जारी कर दी है। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ भावी रणनीति के बारे में समझाया जाता है। महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष जैसे पदों के लिए आए आवेदनों की पड़ताल भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी सिर्फ इसलिए मैदान में नहीं उतारे थे कि उससे निकाय चुनाव की तैयारियां प्रभावित होती। पार्टी सार्वजनिक तौर पर भले ही हर शहर में भारी बहुमत से जीत के दावे करती हो, लेकिन स्पष्ट रणनीति बनाई गई है कि हर शहर में कम से कम 5 वार्डों में जीत हासिल की जाए। इससे पार्टी का जनाधार तैयार होगा और अगले विधानसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई जा सकेगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, पंजाब में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कई राज्यों में बिगड़े हालात। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 25,320 नए मामले सामने आए, जो पिछले 84 दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। और इसके साथ ही देश में अब तक के संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,59,048 हो गई है। और इससे पहले 20 दिसंबर को संक्रमण के 26,624 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कारण रविवार को 161 लोगों की इससे मौत हो गई, जो पिछले 44 दिन में सर्वाधिक मृतक संख्या है। और देश में संक्रमण के कारण अब तक कुल 1,58,607 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहां एक और महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं, वहीं पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में नए मामलों में तेजी मुख्य तौर से फरवरी से दर्ज की जा रही है। जहां पहले महाराष्ट्र में तेजी से नए मामलों में इजाफा हो रहा था, अब वहीं दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार इस साल के सबसे अधिक 16,620 केस सामने आए हैं और कई जिलों में संक्रमण पर काबू पाने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि शरद पवार ने की 5 राज्यों में चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी। जाने किस राज्य में बनेगी किसकी सरकार। जी हम बात करें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की है। शरद पवार ने दावा किया है कि भाजपा असम के अलावा बाकी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम देश की राजनीति की नई दिशा तय करेंगे। शरद पवार का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार जाएगी और उनकी पार्टी के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वहां सत्तारूढ़ बीजेपी दूसरे की तुलना में अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भाजपा असम में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन अन्य चुनावी राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि इस रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कथित रूप से शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार खासकर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक बहन यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करने का प्रयास कर रही है, जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यानी चुनाव के बाद सत्ता में बनी रहेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बारे में आज बात करना गलत है, क्योंकि इन राज्यों की जनता इस बारे में निर्णय लेगी। जहां तक केरल का सवाल है, वाम दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आए हैं और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोग द्रमुक और इसके अध्यक्ष एमके स्टालिन का समर्थन करेंगे और वे लोग सत्ता में आएंगे।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें जो कि बहुत ही जरूरी खबर है। जी आपको बता दें कि 15-16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी। इन बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा असर। जी हम बात करें कि अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आने वाले 2 दिन आप इसे नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। और कुछ बैंकों ने तो पहले ही बता दिया कि हड़ताल की वजह से बैंकों में काम बाधित रहेगा। बैंक यूनियनों का कहना है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे और इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में कहा है कि एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उसका असर सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। हालांकि बैंकों का यह भी कहना है कि वो काम सुचारू रूप से चल सके इसके लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मैसूर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में बता दें कि कुरान पर बयान के बाद वसीम रिजवी का जबरदस्त विरोध, सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि कुरान से 26 आयतें हटाने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया है। शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोग वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को रिजवी के खिलाफ लखनऊ की चौक कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर की मांग की गई। वहीं कई मौलानाओं में अपने समर्थकों के संग रिजवी के घर के बाहर कुरान की तिलावत भी की। यही नहीं, रिजवी का सिर को कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। शिया सुन्नी उलेमाओं ने वसीम रिजवी की निंदा की और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसीम को इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी किया। रिजवी ने कहा कि 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वसीम रिजवी ने याचिका दायर कर कहा कि ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, ऐसे में इन्हें हटाया जाए। इस याचिका को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का लखनऊ में विरोध तेज हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता अमील शमसी ने रिजवी के खिलाफ तहरीर दी है। आपको बता दें कि चौक एसएचओ विश्वजीत सिंह का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है, पड़ताल के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष जीशान खान समेत कई मौलानाओं ने कश्मीरी मोहल्ला स्थित रिजवी के घर के बाहर कुरान की 26 आयतों की तिलावत की, जिन्हें वायरस बताकर हटाने की अपील की गई है। और यही नहीं, लखनऊ में देर शाम महिलाओं ने रिजवी के पोस्टर भी फूके। शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं ने करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बातों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धर्मगुरुओं ने कहा है कि इस याचिका के जरिए देश दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज करने की अपील की है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि कुरान पाक अल्लाह की सबसे पवित्र किताब है। कुरान किसी इंसान पर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। 26 आयतों को तो छोड़ दीजिए, कुरान पाक से एक हर्फ जेर जबर की भी तब्दीली नहीं कर सकता। इससे देश दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काया गया है। मौलाना ने उम्मीद जताई है कि ये याचिका खारिज कर दी जाएगी। शिया धर्मगुरु मौलाना काल्बे जवाद नकवी ने वसीम रिजवी को इस्लाम का दुश्मन करार देते हुए कहा कि रिजवी का इस्लाम और शिया समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, वह चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों के एजेंट है। काल्बे जवाद ने सरकार से वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे में वसीम ऐसे बयान देकर अपनी बेईमानी और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। रिजवी का सिर आपको बता दें कि रिजवी का सिर कलम करने वाले
को 11 लाख रुपए का देने का ऐलान भी कर दिया गया है। और मुरादाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी ने वसीम रिजवी को सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम रिजवी की रिट याचिका का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर कलम करने वाले के लिए इनाम की राशि की व्यवस्था वे चंदा लेकर करेंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी संतान तक को भेज देंगे। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि जोमेटो डिलीवरी बॉय के समर्थन में आई परिणीति चोपड़ा, कहा मैं किस तरह से मदद कर सकती हूं। जी हम बात करें कि मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट हितेशा चंद्रानी के द्वारा जोमेटो डिलीवरी बॉय पर लगाए गए आरोप और वायरल वीडियो के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें परिणीति ने अपील की है कि सच का पता लगाकर गुनाहगार को दंडित किया जाए। एक ट्वीट में परिणीति ने जोमेटो की तरफ मदद का भी हाथ बढ़ा है। आपको बता दें कि अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली परिणीति ने ट्वीट में लिखा कि जोमेटो इंडिया कृपया सच का पता लगाएं और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अगर ये सज्जन मासूम है, मुझे लगता है कि वह हैं, तो कृपया हमें महिला को दंडित करने में मदद करें। ये अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि उन्हें बताएं कि वो कैसे इस मामले में मदद कर सकती हैं। और इस मामले से जुड़े अन्य ट्वीट की तरह परिणीति का ट्वीट भी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था वीडियो। आपको बता दें कि पूरा मामला पिछले मंगलवार को सामने आया था। बेंगलुरु की हितेशा चंद्रानी ने जोमेटो डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। महिला ने आरोप लगाया था कि ऑर्डर कैंसिल करने पर डिलीवरी बॉय ने उस पर हमला किया। बाद में महिला की शिकायत पर डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया और वही मामले में मोड़ तब आया जब डिलीवरी बॉय कामराज ने अपना पक्ष सबके सामने रखा। कामराज का कहना है कि पहले महिला ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की शुरुआत की। इसी बीच गलती से महिला का हाथ खुद उसकी नाक पर लग गया था, जिसके चलते उसकी नाक से खून बहने लगा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। जहां कुछ लोग महिला के सपोर्ट में हैं, तो वहीं कई लोग कामराज के साथ खड़े हैं। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को दर्शन कराएगी सरकार। केजरीवाल ने दोहराया अपना वादा। जी हम बात करें कि दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या की यात्रा कराएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने पहले भी ऐलान किया था और एक बार फिर से अपने इस वादे को उन्होंने दोहराया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और कहा कि इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इससे पहले भी उन्होंने उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था, सरकार प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेकर दिल्ली में राम राज्य की अवधारणा को लागू करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल बने संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हम बात कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में रविवार को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इससे पहले कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रालोसपा का जदयू में विलय का ऐलान किया और वहीं जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जदयू में रालोसपा के विलय की घोषणा की। जदयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार को आयोजित मिलन समारोह के दौरान जदयू में रालोसपा का विलय हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से जदयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी एक थे और अब फिर से एक है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना मान सम्मान और हैसियत है, वह पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर काम करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय के तहत होने वाले कामों सहित शराबबंदी के महत्व पर भी चर्चा की। गांधी के 7 सामाजिक पापों का जिक्र कर उनसे बचने की सलाह दी।
और दूसरी अगली बड़ी खबर बता दें कि नंदीग्राम से राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा ममता बनर्जी क्रांतिकारी महिला, बंगाल में इस बार खेला होबे। जी हम बात करें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के साथ खेला होगा और ये लोग हार जाएंगे। राकेश टिकैत बंगाल के नंदीग्राम में किसान महापंचायत रैली में एक सभा को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही हैं। जी आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने रैली में मौजूद भीड़ से अपील करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करना और इनकी सरकार नहीं बनने देना। टिकैत ने आगे कहा कि ये सरकार में रहने वाले लोग रेलवे, शिप, एयरपोर्ट सब कुछ बेच दे रहे हैं और अब इनकी नजर किसानों पर है, लेकिन बंगाल के किसान इनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देगा। ममता क्रांतिकारी महिला भाजपा नेता ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के लोग ममता बनर्जी को घायल कर दिए। वो अकेली महिला है जो इनके खिलाफ लड़ रही हैं। हो सकता है उन्हें चुप कराने की सरकार साजिश कर रहे हैं। टिकैत ने इस दौरान बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। संसद में उन्होंने कहा कि संसद में बेचेंगे फसल। वहीं नंदीग्राम में मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जिस दिन संयुक्त मोर्चा चलेगी, किसान संसद में नई मंडी खोल देंगे। एक बार फिर ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल होगी। हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान हैं। हमारा नया टारगेट संसद में फसल बेचना है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम अगला कदम उठाएंगे। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली में फिर होगी बारिश। जाने इस बार मौसम विभाग ने किन किन राज्यों के लिए दिया है अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि रोजाना मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और पिछले दिनों देश के कई अहम हिस्सों में जोरदार बारिश के बाद फिर से मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने एक बार फिर देश के कई अहम राज्यों और क्षेत्रों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।